Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you. Today we are going to do a subcategory which is called child abuse. Child abuse is one of the categories under vulnerable चाइल्ड. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. आपको मैं पहले शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर द रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम दिस यूनिट. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जो चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए काउंसलिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे आज के वीडियो में. और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट अस स्टार्ट विद चाइल्ड अब्यूज़. यहाँ पे पिंक हाईलाइट है, यानी कि एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है. जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते हैं, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो ये जो लाइफ में चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती हैं, तो वो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है लोगों की, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि जिस तरह से उनका रहन सहन होता है, लाइफ स्टाइल होती है, वो कंडीशन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी फ़र्क पड़ेगा. और ये एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चों के ऊपर अब्यूज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है. बच्चे बहुत आसानी से अब्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं ऐसी सर्कमस्टेंसेस में. नाउ क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब क्या होता है. चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब होता है जब बच्चे के बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, यानी कि उसको छेड़ा जाता है, उसके राइट्स को छेड़ा जाता है. किस तरह के राइट्स? जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे को इस तरह से हमने उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स को हम वायलेट करते हैं, तो ये वो स्टेट है जब बच्चा कौन है? हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, बच्चा कोई भी वो इंसान है जिसकी उम्र 18 साल से कम है. 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को अगर आप इमोशनली माल ट्रीटमेंट देते हैं, फिजिकली माल ट्रीटमेंट देते हैं, इकोनॉमिक वे में या सेक्सुअल वे में माल ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम उसको चाइल्ड अब्यूज़ की कैटेगरी में डाल देंगे. अब ये कौन कौन से माल ट्रीटमेंट जिन के बारे में हमने बात किया, इमोशनल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सेक्सुअल, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी समझेंगे. इससे पहले कि हम इसको डिटेल में समझें, मैं आपको WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो चाइल्ड अब्यूज़ को कैसे डिफाइन करता है वो हम देख लेते हैं. चाइल्ड अब्यूज़ या माल ट्रीटमेंट जब ऑल फॉर्म्स में होता है, जैसे कि फिजिकल हो गया, इमोशनल इल ट्रीटमेंट हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, निग्लिजेंस हो गया, या निग्लिजेंट ट्रीटमेंट हो गया, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, या एक्चुअल या पोटेंशियल हार्म बच्चे की हेल्थ को हो रहा है, यानी कि किसी तरह से बच्चे की जो एक्चुअल बेसिक हेल्थ होनी चाहिए, बेसिक हेल्थ पैरामीटर होते हैं, वो फुलफिल नहीं होते, बच्चे के सर्वाइवल पे असर पड़ता है, या उसके डेवलपमेंट या उसकी डिग्निटी पे किसी तरह का फर्क पड़ता है, जो स्पेशली उन लोगों से जिनके साथ वो उस तरह की रिलेशनशिप शेयर करता है जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिलेशनशिप है, ट्रस्ट या पावर की रिलेशनशिप है. उस रिलेशनशिप की वजह से बच्चे पर इस तरह के असर पड़ते हैं कि वो इमोशनली, फिजिकली इल ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आ जाता है. उसको WHO चाइल्ड अब्यूज़ की कैटेगरी में डाल देता है. इसको मैं एक बारी रीड कर देती हूँ आपके लिए, सो दैट आप और क्लियर हो जाएं कि ये क्या बोला गया है. WHO कहता है चाइल्ड अब्यूज़ और माल ट्रीटमेंट constitutes all form of physical and or emotional ill treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation resulting in actual or potential harm to child's health, survival, development
और डिग्निटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट और पावर। सो ये WHO ने डेफिनेशन दी है चाइल्ड अब्यूज की, जो मैंने आपको हिंदी में भी समझाया था। चाइल्ड अब्यूज जो है ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि इन्होंने WHO ने जो बोला है वही इन्होंने रिपीट किया है कि फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, निग्लेक्ट, ये 4 चीजें तो पक्का आती ही आती है। उसके अलावा जब चाइल्ड अब्यूज होता है तो बच्चे के फिजिकल असर होता है बच्चे के ऊपर, साइको सोशल कंसिक्वेंसेस भी देखने के लिए मिलती है। और जब ये दोनों चीजें खराब होती है, यानी उसके फिजिकल कंसिक्वेंसेस या साइको सोशल कंसिक्वेंसेस जब हमें देखने के लिए मिलती है, तो ये एडवर्सली उस बच्चे की ओवरऑल हेल्थ पे, उसके ओवरऑल वेलबींग पे बुरा असर डालती हैं, गंदे तरीके से असर डालती हैं। सो चाइल्ड अब्यूज में बहुत सारे फॉर्म्स जैसे हमने अभी समझे, कौन कौन से? फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, निग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिस फॉर्म में बच्चे के साथ अब्यूज किया जा सकता है। ये जो जितनी भी ये ऊपर हमने पढ़ी है, ये एक्चुअली हार्मफुल हो सकती है बच्चे पे, या फिर पोटेंशियली हार्मफुल हो सकती है। ये वाले एक्ट्स स्पेशली किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं? बच्चे के हेल्थ पे हार्मफुल हो सकते हैं, बच्चे के सर्वाइवल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसकी डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, इन सब के लिए हार्मफुल हो सकता है। इस जितनी भी कैटेगरी के मैंने अब्यूज आपको गिनाए, जैसे फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, निग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो फिजिकल अब्यूज, अब हम एक एक कैटेगरी को समझेंगे। फिजिकल अब्यूज क्या है, इमोशनल अब्यूज क्या है, सेक्सुअल अब्यूज क्या है, ये सारे को हम अच्छे से समझेंगे। फिजिकल अब्यूज होता है जब चाइल्ड को फिजिकली हार्म किया गया है। कैसे हार्म किया गया है? या तो उसे किक किया है, या पंच किया है, या बीट किया है, या बाइटिंग की गई है, या हिट किया है, या स्टैब किया है, या किसी तरह बर्न कर दिया गया है, तो या फिर किसी और तरीके से बच्चे को अगर शारीरिक तौर पे हार्म पहुंचाया जा रहा है, तो वो फिजिकल अब्यूज के ऊपर आता है। अब हम बात करेंगे इमोशनल अब्यूज को। इमोशनल अब्यूज का क्या मतलब है? इमोशनल अब्यूज को वर्बल अब्यूज, मेंटल अब्यूज या साइकोलॉजिकल माल ट्रीटमेंट, इनमें ये सारी कैटेगरी इमोशनल अब्यूज के अंदर आती है। जब जो बच्चे का सपोर्टिव एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड ना किया जाए, बच्चे का जो अटैचमेंट फिगर होती है, बच्चे की अटैचमेंट फिगर या तो पेरेंट्स होते हैं या केयर गिवर होता है, उसकी तरफ से उसको उस तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड किया जाए, या उसमें वो किसी तरह से फेल हो जाते हैं प्रोवाइड करने में, तो ये एक इमोशनल एबिलिटीज जो हैं बच्चे की, वो फुल्ली ग्रो नहीं हो पाती। जो इमोशनल अब्यूज है इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे कि बच्चे की इंसल्ट कर देना, बच्चे को बहुत गंदे तरीके से क्रिटिसाइज कर देना कि तुमसे तो ये हो ही नहीं सकता, तुम तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, तुम तो बिल्कुल ही कमजोर और बेकार दिमाग के हो, इस तरह की बातें करना, ये सब बच्चे का इमोशनल अब्यूज की कैटेगरी में आता है। उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना कि तुम वहां नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं जाना है, इस तरह की बातें करना, उसको इस तरह से धमकाना कि बच्चा डर जाए, उसको डराते रहना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, या उसको हमेशा हर बात पे उसको ये बोलना कि भाई तुमसे नहीं होगा, इस तरह का बी लिटिल करना, जिसको बोलते हैं बी लिटलिंग, इस तरह की चीजें करना, ये सब इमोशनल अब्यूज में आता है। नाउ सेक्सुअल अब्यूज की बात करेंगे। सेक्सुअल अब्यूज होता है जब बच्चे के साथ ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर किया जाए जो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब कि सही नहीं है, उस तरह का अगर बिहेवियर बच्चे के साथ किया जाए तो वो सेक्सुअल अब्यूज में आता है। अगर बच्चे को हम ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में डाल देते हैं जो वो समझता ही नहीं है, या फिर वो अपना कॉन्सेंट नहीं दे सकता, या फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में आता है। इसमें सेक्सुअल अब्यूज में क्या कौन कौन सी चीजें, ऐसी चीजें आती हैं, वो है पोर्नोग्राफी, यानी पॉर्न मूवीज बनाना बच्चों की, सेक्सुअल या उनको दिखाना, सेक्सुअल मटेरियल्स उनको दिखाना या उनके ऊपर का एक्ट करना, प्रोस्टिट्यूशन, अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ये सारी सेक्सुअल अब्यूज में आती हैं। अगर हम चाइल्ड अब्यूज की बात करें तो ये वो एक्ट है जो कोई ऐसा पर्सन, देखिए दो टर्म्स को ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है चाइल्ड अब्यूज और दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट। इन दोनों में फर्क क्या है? जब बच्चे के केयर टेकर बच्चे के साथ गलत तरीके से हरकत करते हैं तो वो चाइल्ड अब्यूज माना जाता है।
वो पर्सन जिसको हम, जैसे कि बेबी सिटर हो गया या पेरेंट्स हो गए या डे केयर प्रोवाइडर हो गया, वो अगर बच्चे के साथ सही एक्ट नहीं करता तो वो चाइल्ड अब्यूज कैटेगरी में आता है, या बच्चे से कोई भी किसी तरह रिलेटेड है। तो अगर कोई स्ट्रेंजर, बच्चे के स्ट्रेंजर मतलब जिसे बच्चे ने पहले कभी नहीं देखा, जानता ही नहीं है बिल्कुल, अगर वो कुछ ऐसी एक्ट करता है तो उसको हम सेक्सुअल असॉल्ट का नाम देते हैं। और ये जब कोई स्ट्रेंजर ऐसा करता है तो ये पुलिस और क्रिमिनल कोर्ट का काम है इस पे पूरी तरीके से इस चीज को हैंडल करना। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे निग्लेक्ट का क्या मतलब होता है। निग्लेक्ट का मतलब होता है जब बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, उसको प्रोवाइड करने में जो केयर टेकर है वो फेल हो जाता है। अब निग्लेक्ट किस किस तरह के होते हैं? निग्लेक्ट फिजिकल तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को कपड़े नहीं देना, शेल्टर नहीं देना, फूड नहीं देना जितनी जो उसकी जरूरत है, एडिक्वेट फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं मिल रहा तो वो यही माना जाएगा कि निग्लेक्ट कैटेगरी में आएगा। मेडिकल निग्लेक्ट का मतलब होता है उसको मेंटल हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करना अप्रोप्रिएट, या कोई और मेडिकल नीड है वो प्रोवाइड ना करना। निग्लेक्ट में एजुकेशनल भी आता है, अगर बच्चे की जो अप्रोप्रिएट स्कूलिंग नहीं होती या उसकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स का ध्यान नहीं रखा जाता तो ये भी निग्लेक्ट के अंदर आता है। साइकोलॉजिकल निग्लेक्ट में क्या आता है? जब हम इमोशनल सपोर्ट या प्यार नहीं देते बच्चे को, उसको उस तरह से इमोशनली अटेंड नहीं करते हैं जिस तरह से उसको चाहिए है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होती, तो ये निग्लेक्ट के अंदर आता है। Now coming to counseling for child abuse, this is also an important topic जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चाइल्ड अब्यूज का क्या काउंसलिंग कैसे की जाती है ऐसे बच्चे की जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है? तो काउंसलिंग जब हम करते हैं तो बहुत तरीके से करते हैं। पहला है यूजिंग प्रॉप्स यूज करके। प्रॉप्स आपने नाम सुना होगा। प्रॉप्स का मतलब होता है कुछ ऐसी हेल्पिंग मटेरियल को यूज करना जो आपको उस चीज को करने में ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बच्चे को बच्चा जब डरता है या एंशियस फील करता है तो अगर वो अपना कोई फेवरेट चीज को हग कर ले या अपने पास रख ले तो वो अपने आप को सेफ फील करता है। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ आपने देखा होगा डॉल लेके घूमते हैं या कोई एनिमल या कोई ब्लैंकेट, इस तरह की चीजों को अपने पास रखते हैं। तो एब्यूज्ड बच्चा जो है उसको शांत करने के लिए, उसकी एंजाइटीज और फियर्स को खत्म करने के लिए हम अक्सर उस बच्चे को प्रॉप पकड़ा देते हैं। प्रॉप इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चे के साथ जो ट्रॉमा हुआ है बच्चा उसको ड्रामेटाइज करता है, और जो उसके साथ अब्यूज हुआ है सिंबॉलिकली करेगा वो, क्योंकि वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है। बच्चे को रियलिटी और खिलौने इन सब में फर्क नहीं पता होता तो वो सबको एक ही मानता है। तो इसीलिए वो अपने ड्रामा या किसी तरह की एक्टिंग या खेल में वो अपने ट्रॉमा या अब्यूज को बताने की कोशिश करता है। ये चीजें कुछ भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। यानी कि प्ले सिचुएशन, खेलते खेलते वो कुछ ऐसा बोल देगा, कोई आर्ट वर्क कर रहा होगा उसमें कुछ एक्सप्रेस कर देगा, म्यूजिक में कुछ एक्सप्रेस कर देगा, या पपेट्स या क्ले के साथ खेलते खेलते कुछ बोल देगा। तो उस पर नोटिस हमें करना होगा, उसकी बात को समझना होगा। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनकी स्टोरी से चीजें निकालते हैं, उसके पैरेलल वर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हैं। उसकी काउंसलर यही चीज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं उसकी बातें सुनकर। हाइपोथेसिस मतलब एक मनगढ़ंत चीज जो अभी प्रूव नहीं हुई है, बट ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये सच हो सकता है। तो उसकी बातें सुन के, उसकी कहानियां सुन के जो काउंसलर होते हैं वो एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं उसी के अराउंड जो बच्चा बताता है, और उन सारी चीजों को जो हिंट्स मिलती हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। स्पेशली जब हम ऐसा करते हैं तो सेटिंग्स बहुत सेफ होनी चाहिए। चाइल्ड को ऐसा लगना चाहिए कि वो जो उसका जो इमोशंस और ट्रॉमा है वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस करे, और
इन इमोशंस को, ये जो चैलेंजिंग इमोशंस और चैलेंजिंग ट्रॉमा उसकी लाइफ में हुए हैं, उन स्टेजेस को वो एक्सपीरियंस करे सेफ सेटिंग में। मतलब वो डर डर के ना बताए, वो खुल के बताने की कोशिश करे, ऐसा हमें सेटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। बच्चा अपने अंदर की बातें बताना शुरू करता है, उसको समझ में आता है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है, और जैसे जैसे काउंसलर और चाइल्ड की रिलेशनशिप मैच्योर होती जाती है और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, उस बच्चे को जब ये लगने लगता है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, यानी उसको चाहे वो कुछ भी बता दे तो भी उसको उतना ही प्यार मिलेगा, तो वो बच्चा खुल के बोलना शुरू कर देता है। वो अपने आगे इस जो ट्रॉमा उसके साथ हुआ है उसके आगे अपने होप्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि हाँ, उसकी लाइफ में अभी भी बहुत चीज़ें बची हैं। तो काउंसलर का बहुत ज़रूरी है इस बात को एड्रेस करना कि कौन सा माल एडेप्टिव बिहेवियर है जो बच्चे को रिस्क में डाल रहा है, और फर्दर उसके साथ वैसा अब्यूज ना किया जाए, क्योंकि वो फर्दर उसकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम ला सकता है, और आगे जाके और भी बड़ी ये सिचुएशन हो सकती है। सेकंड जो वे होता है वो है एजुकेटिंग केयर गिवर्स। हम केयर गिवर्स को एजुकेट करते हैं। एक बार जब काउंसलर को सॉलिड समझ में आ जाती है बात बच्चे के इश्यूज और नीड्स के बारे में, तो काउंसलर का काम होता है कि उसके केयर गिवर्स को समझाएं, उनको सिखाएं, उनको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। काउंसलर केयर गिवर्स को भी सपोर्ट देते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में उनकी भी सपोर्ट की जरूरत होती है। केयर गिवर को बताया जाता है कि किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान को अप्लाई करना है, क्योंकि काउंसलर तो कुछ टाइम के लिए आता है एंड देन चला जाता है, तो केयर गिवर्स को ही ट्रेन करना पड़ता है। और ये जो पूरा ट्रीटमेंट प्लान है ये हफ्तों और महीनों तक चलता रहता है, जिसमें कभी कभी फ्रस्ट्रेशंस भी आएंगी काउंसलर को, कि सेटबैक्स भी होंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा है वो कोऑपरेट ना करे, बिल्कुल भी हमें कुछ आउटपुट ना दे, और तभी भी हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा जो बहुत लविंग और एक्सेप्टिंग होगा। जो काउंसलर है वो टीचर भी होगा और थेरेपिस्ट भी होगा, क्योंकि वो एडवाइस करेगा चाइल्ड को और चाइल्ड के केयर गिवर को। पूरा जब तक बच्चा रिकवर नहीं होता तब तक ये चीज ऐसे चलती रहेंगी, और बच्चा और जो केयर गिवर है दोनों को ही हर एक डेवलपमेंटल स्टेज पे बताया जाएगा। स्कूल से लेके टीन ईयर्स से लेकर टीनेज का जो टाइम होता है तब से लेके डेटिंग से लेके सेल्फ सफिशिएंसी, पेरेंटिंग, ये सारा पूरे स्टेजेस में उनको चैलेंज किया जाएगा कि कैसे जो चैलेंजेस है उनको कैसे हैंडल करना, वो सिखाया जाएगा। जो चाइल्ड अब्यूज काउंसलर्स होते हैं वो ग्रुप सेशंस भी करते हैं अब्यूज बच्चों के साथ। उससे क्या होता है, क्योंकि जब ग्रुप में ये चीजें होती हैं तो बच्चे अपने जैसे एक दो लोगों को और देख के खुल जाते हैं थोड़ा सा, और वो अपने साथ होने वाली चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। सेक्सुअली अब्यूज्ड जो बच्चे हैं उनको ग्रुप में काउंसलिंग भी सही से लगती है, एंड साथ में वो अपने आप को अलोन नहीं फील करते। उनको ये लगता है कि उनके जैसा और भी लोग हैं, और जो शेम की फीलिंग इनके अंदर भरी थी या गिल्ट की फीलिंग भरी थी वो दूसरों के साथ रहकर थोड़ी कम हो जाती है। जो विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल अब्यूज के, वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की थेरेपी की टेक्निक हमें यूज करना है। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है, किस टाइप का अब्यूज हुआ है, किस लेवल तक का अब्यूज हुआ है, और जब तक हमें ये एज, टाइप और एक्सटेंट नहीं पता होगा तब तक हम थेरेप्यूटिक टेक्निक डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि साइकोथेरेपी है, ट्रॉमा फोकस्ड प्ले थेरेपी होती है, ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, और हम विक्टिम्स को गाइड भी करते हैं पूरा अपने रिएक्शंस को कैसे नॉर्मलाइज करना है, इस प्रोसेस में भी हम गाइड करते हैं। तो काउंसलर्स जो होते हैं वो बच्चे के साथ काम करते हैं, उसके साथ एक कोपिंग पैटर्न डेवलप करते हैं कि अगर उसके साथ ऐसी सिचुएशन, उसको बार बार चीज़ें रिकॉल होती है, एंग्जाइटी होती है, तो उसको कैसे कोप करना है इस सिचुएशन में। और स्पेशली जब वो उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी या पैनिक अटैक और कुछ और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स हैं, उनको वो भी एसोसिएटेड है अगर उस बच्चे के साथ, ऑल बिकॉज उसने बहुत लंबे समय तक सफ़र किया है, तो इनमें से कोई भी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। तो उसको इन सब से कैसे कोप अप करना है, उसका पूरा पैटर्न काउंसलर समझता है और समझाता है। एक और
कुछ और टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे कि बायो फीडबैक होता है। बायो फीडबैक होता है एक मशीन जो हैंड में बांध दी जाती है, और जैसे ही हार्ट रेट बढ़ने लगता है किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बारे में रिकॉल करके, तो वो मशीन बीप करने लगती है। तो वो बच्चा उस टाइम उसको समझ आ जाता है कि नाउ दैट चाइल्ड हैज टू हैंडल दिस सिचुएशन, और उसको क्या रिलैक्सेशन टेक्निक या कोई भी जो टेक्निक सिखाई जाती है कोप अप करने की, वो उस टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर देता है इमीडिएटली, जैसे ही मशीन ये देती है, अलार्म देती है। सो सेकंड है आई मूवमेंट सेंसिटाइजेशन। आई मूवमेंट सेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन, ये भी एक तरीका है जिसमें आई मूवमेंट से रिलैक्सेशन सिखाया जाता है। एंड देन रिलैक्सेशन टेक्निक होती है जो एक ब्रीदिंग टूल है, जिससे हम ब्रीदिंग से कैसे अपने आप को शांत करना है वो सिखाते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में भी हम डिटेल फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, और आगे भी फ्यूचर में इन्हीं सब्जेक्ट्स में आगे भी हम पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम डिटेल समझेंगे कि इसको क्या है। रिलैक्सेशन टेक्निक ऑलरेडी मैंने समझा दी है आपको एक प्रीवियस वीडियोस में, तो यू मे वॉच ऑल दी वीडियोस एंड यू विल गेट टू नो ऑल दी टेक्निक्स। तो ये जो थेरेपिस्ट होता है वो काउंसिल करते हैं फैमिली को भी और इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स को भी करते हैं, और उनको एडेप्टिव स्ट्रेटजीज सिखाते हैं कि जो अब्यूज हुआ था उसको ओवरकम कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जा सकती हैं, और एक हेल्दी फैमिली फंक्शनिंग को डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड द काउंसलिंग दैट इज यूज्ड फॉर चाइल्ड अब्यूज। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि चाइल्ड अब्यूज़ की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि चाइल्ड अब्यूज़ के एडल्ट अब्यूज़ भी होता है, और उसमें भी इनफैक्ट हमें अंदाज़ा तक नहीं है कि हम अब्यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में अब्यूज़ करते हैं, और हमें अंदाज़ा तक नहीं है कि वो अब्यूज़ माना जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप मेरे वीडियोस आपको यूजफुल लगते हैं, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम, सो दैट सबको इस चीज़ की हेल्प मिल सके। एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।